फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे NCERT क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड का 11th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ओवर अफ्रीका। इसमें रिंडरपेस्ट नाम की डिजीज का भी बहुत मेजर रोल रहा है, जिसे हम अगले मॉड्यूल में डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का मॉड्यूल। हिस्टोरिकली अफ्रीका का लैंड एरिया बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा, और रिलेटिवली पॉपुलेशन जो थी वो बहुत स्मॉल थी। इट वाज स्पार्सली पॉपुलेटेड। एरिया ज्यादा था, पॉपुलेशन कम थी। कई सेंचुरीज से वहाँ के जो लोग थे लैंड एंड लाइफ स्टॉक यानी क्रॉप्स और एनिमल्स पर आराम से गुजारा कर रहे थे और रेयरली ही वेजेस के लिए काम करते थे। तो लैंड और लाइफ स्टॉक यहाँ की पॉपुलेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब लेट 19th सेंचुरी में अफ्रीका के वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड और मिनरल्स की वजह से यूरोपियंस जो थे वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हो गए। क्यों हुए अट्रैक्ट, जरा बताना। हाँ, अफ्रीका के वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड और मिनरल्स की वजह से। अब ये जो यूरोपियंस थे वो इस होप में अफ्रीका आए कि यहाँ क्रॉप्स के लिए प्लांटेशंस और मिनरल्स के लिए माइंस एस्टैब्लिश करेंगे ताकि उन्हें वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर सके। लेकिन ऐसा करने में काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उन्हें। प्रॉब्लम ये थी अफ्रीका में वेजेस के बदले कोई काम करने को तैयार नहीं था। ये तो आपको पता ही है कि वहाँ के लोग लैंड और लाइफ स्टॉक पर ही डिपेंडेंट थे। वो वेजेस के लिए कभी भी काम करने को तैयार थे ही नहीं। तो जब यूरोपियंस यहाँ आए और उन्होंने सोचा कि हम प्लांटेशंस जो हैं उनको सेटअप करेंगे, माइंस एस्टैब्लिश करेंगे, मगर इसके लिए तो उनको लेबर चाहिए था जो बहुत मुश्किल था अफ्रीका में ढूंढना। इसीलिए यूरोपियंस को प्लांटेशंस और माइंस में काम कराने के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। अब एम्प्लॉयर्स ने, मतलब जो यूरोपियन एम्प्लॉयर्स थे, काफी मेथड्स अपनाए ताकि लोगों को रिक्रूट और रिटेन किया जा सके। अब इन मेथड्स में से एक था हेवी टैक्सेस लगाना। क्या था? हेवी टैक्सेस लगाना। अब यूरोपियंस को लेबरर्स मिल नहीं रहे थे प्लांटेशंस में और माइंस में काम करने के लिए, तो उन्होंने कई मेथड्स सोचे जिससे उन्हें लगा कि लोगों को वो रिक्रूट कर सकेंगे और रिटेन कर सकेंगे। और इन मेथड्स में से एक था, क्या था? हाँ, हेवी टैक्सेस लगाना। अब अफ्रीका के लोगों पर इतने हेवी टैक्सेस लगाए गए जिन्हें पे करने के लिए उन्हें प्लांटेशंस और माइंस में काम करना पड़ा। सोच लो, इतने हेवी टैक्सेस थे कि वो जो थे पीपल ऑफ अफ्रीका, दे कुड नॉट पे देम अंटिल दे वर्क्ड on plantations and mines, क्योंकि अब लैंड और लाइफ स्टॉक से उनका गुजारा नहीं हो रहा था। दूसरी चीज क्या हुई? इनहेरिटेंस लॉज को चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? इनहेरिटेंस लॉज को, ताकि पेजेंट्स को उनकी जमीन से डिस्प्लेस यानी अलग किया जा सके। तो दूसरा स्टेप क्या था? इनहेरिटेंस लॉज को चेंज करना। इनहेरिटेंस लॉज जो हैं उनका मतलब ऐसे लॉज जिनसे बच्चों को पेरेंट्स की प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है, मिलती है।
ये हो गए इनहेरिटेंस लॉज। अब इनहेरिटेंस लॉ में चेंज ये किया कि अब सिर्फ एक ही सन को ये राइट है कि वो लैंड इनहेरिट कर सके। एक ही फैमिली मेंबर को ये राइट है कि लैंड को इनहेरिट कर सके। अब फॉर एग्जाम्पल, एक पेजेंट है या एक फार्मर है, उसके 4 सन्स हैं। तो पहले उसकी जमीन जो थी वो 4 चिल्ड्रन में बांटी जाती थी, लेकिन अब इनहेरिटेंस लॉज में जो चेंज आया उससे अब ये जो जमीन थी फार्मर की, सिर्फ किसी एक फैमिली मेंबर को ही मिल सकती थी। तो हो गया ना डिफिकल्ट। और अब बाकी के 3 फैमिली मेंबर्स क्या करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है ना कि सारी लैंड एक ही सन को या एक ही फैमिली मेंबर को मिल गई, तो बचे 3। अब वो क्या करेंगे? भाई ऑब्वियस है कि उन्हें टैक्सेस पे करने के लिए और अपना गुजारा करने के लिए प्लांटेशंस और माइंस में मजदूरी करनी पड़ेगी। तो देखा, इस तरह से they were pushed into the labor market। और वेजेस के लिए काम करने पर उनकी लाइफ आसान नहीं थी। अगर हम सोचते हैं कि वेजेस के लिए वो जब काम करते थे तो उनकी लाइफ आसान हो जाती थी, ऐसा नहीं है। जो माइन के वर्कर्स थे उनकी लाइफ भी बहुत मिजरेबल थी, बहुत ही डिफिकल्ट थी। उनको एक कंपाउंड में रहना होता था और वो फ्रीली कहीं भी आ जा नहीं सकते थे। उनकी फ्रीडम खत्म हो गई थी। तो ये थे कॉलोनियलिज्म के डार्कर साइड और उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि लेट 19th सेंचुरी में अफ्रीका के वास्ट रिसोर्सेज जो थे ऑफ लैंड एंड मिनरल्स, उसकी वजह से यूरोपियंस अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने सोचा कि हम यहाँ प्लांटेशंस लगाएंगे और माइंस एस्टैब्लिश करेंगे। मगर ये इतना इजी नहीं था। और क्यों नहीं था, जरा सोच के बताओ। हाँ, प्रॉब्लम ये थी कि अफ्रीका में वेजेस के लिए कोई काम करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि लोगों का गुजारा लैंड और लाइवस्टॉक से बहुत आसानी से हो जाता था। तो यूरोपियंस ने क्या करा? उन्होंने ऐसे मेथड्स अपनाए ताकि वे लोगों को रिक्रूट और रिटेन कर सके। तो पहला मेथड क्या था, जरा सोच के बताना। अभी अभी हमने करा है। हाँ, वो था हेवी टैक्सेस लगाना। और दूसरा क्या था? सोचो, ऑफ कोर्स इनहेरिटेंस लॉज को चेंज करना। अब ये 2 मेथड से क्या हुआ? जो अफ्रीकन्स थे they were pushed into the labor market और इसी तरह से यूरोपियंस को अपने प्लांटेशंस और माइंस में काम कराने के लिए लोग मिल गए, लेबरर्स मिल गए। तो अब चलते हैं, एक क्विक रीकैप करते हैं। तो हिस्टोरिकली, मतलब बहुत पुराने समय से अफ्रीका में अबंडेंट लैंड और रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन थी। सेंचुरीज से अफ्रीकन्स लैंड और लाइफ स्टॉक पर सस्टेन कर रहे थे अपने आप को और वहां के लोग रेयरली ही वेजेस के लिए काम करते थे। अब लेट 19th सेंचुरी में ये बताओ कि लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ? एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज हुई और वो क्या थी? सोच के बताओ। हाँ, अफ्रीका के वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड और मिनरल्स की वजह से यूरोपियंस जो थे
वो अफ्रीका की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अब यूरोपियंस वहाँ प्लांटेशंस और माइंस एस्टैब्लिश करना चाहते थे, ताकि क्या हो? सोच के बताओ, क्यों एस्टैब्लिश करना चाहते थे वो? सोचो। हाँ, ताकि प्रोड्यूस जो है, दैट इज क्रॉप्स और मिनरल्स, वो यूरोप एक्सपोर्ट किया जा सके और यूरोप में वो यूज हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम थी? सोच के बताओ। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यूरोपियंस के सामने आई। हाँ, वो प्रॉब्लम थी कि अफ्रीका के लोग वेजेस के लिए काम करने को तैयार नहीं थे। और क्यों नहीं थे? क्योंकि सेंचुरीज से वे अपने लैंड और लाइफ स्टॉक पर ही सस्टेन कर रहे थे। उनको जरूरत ही नहीं थी वेजेस के लिए काम करने के लिए। तो यूरोपियंस ने, मतलब एम्प्लॉयर्स ने, बहुत से मेथड्स अपनाए ताकि वो लेबर को रिक्रूट कर सके और उन्हें रिटेन कर सके, रख सके लॉन्ग टाइम तक। तो ये मेथड्स क्या थे? सोचो, क्या मेथड्स थे? 2 important methods we have studied in the module। तो वो क्या थे? पहला था हेवी टैक्सेस लगाए गए, जो तभी पे किए जा सकते थे जब वहाँ के लोग प्लांटेशंस और माइंस में काम करें। ऐसा क्यों? क्योंकि जो लैंड और लाइफ स्टॉक था उस पर ये डिपेंडेंट थे और उससे इनका रोज का गुजारा चलता था। मगर अब आ गए टैक्सेस, तो टैक्सेस पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे और ये टैक्सेस बहुत हेवी टैक्सेस थे। तो क्या हुआ कि ये हेवी टैक्सेस पे करने के लिए अब उन्हें प्लांटेशंस और माइंस में काम करना पड़ा। दूसरी चीज क्या करी इन्होंने? दूसरी चीज करी कि इनहेरिटेंस लॉज को चेंज कर दिया। अब इन चेंजेस से जो पेजेंट्स थे उन्हें जमीन से अलग कर दिया गया, क्योंकि क्या होता था कि अब सिर्फ एक फैमिली मेंबर ही लैंड को इनहेरिट कर सकता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? सोचो, लैंड जो थी वो सिर्फ एक फैमिली मेंबर के पास जा सकती थी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बाकी के फैमिली मेंबर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। अब उन्हें काम करना पड़ रहा था। किसके लिए? वेजेस के लिए, ताकि वो अपना गुजारा कर सके और एट द सेम टाइम टैक्सेस भी पे कर सके, क्योंकि अब उनके पास लैंड तो थी नहीं। लैंड तो एक ही फैमिली मेंबर के पास चली गई थी। अब लेबर मार्केट में भी आके लोगों की लाइफ बहुत डिफिकल्ट थी। इट वॉज नॉट इजी कि भाई वेजेस मिल रहे तो आराम से रहेंगे, वो भी नहीं था। लैंड से तो वो दूर हो ही गए थे। अब लेबर मार्केट में आने से उनकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो गई थी। सो नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। हिस्टोरिकली Africa had abundant land and a relatively small population. For centuries, land and livestock sustained African livelihoods and people rarely worked for a wage. In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of land and minerals. Europeans wanted to establish plantations and mines to produce crops and minerals for export to Europe. But the problem was that the people of Africa were not ready to work for wages. Employers used many methods to recruit and retain labor. Heavy taxes were imposed, which could be paid only by working for wages on plantations and mines. Inheritance laws were changed so that peasants were displaced from land. Now, only one member of a family was allowed to inherit land. As a result, the other family members were pushed into the labor market. Life was difficult for those who were pushed into the
लेबर मार्केट। तो अब हमारा ये मॉड्यूल यही खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझा है और उनका रिवीजन भी करा है।